नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय है चैप्टर 1 का एमसीक्यू भाग 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 50 प्रश्न अध्ययन करेंगे जो आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 आज का है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें आपका 1 से 50 तक का क्वेश्चन अपलोड देखें, उसके बाद जो हम लोग आज को इसमें अध्ययन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है महंगाई दर कैसे मापी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो है महंगाई दर को हम लोग मापते हैं। अगला प्रश्न है लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय का वितरण के लिए जो है लॉरेंज वक्र का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है केन्सियन क्रांति का क्या प्रभाव था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है अगर एक देश में कुल मांग घटती है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। यदि जो है कुल मांग में कटौती होती है या कमी होती है तो बेरोजगारी में जो है वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है बजट घाटा क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी आय और खर्च के बीच का अंतर, उसी को जो है बजट घाटा कहते हैं। बजट घाटा मतलब इसको और यदि सामान्य दृष्टिकोण से समझें तो सरकार का जितना खर्च है उससे आमदनी जो है सरकार का कम है। मान के चलिए सरकार का खर्च जो है 50 लाख करोड़ है, 50 लाख करोड़ सरकार का खर्च है और सरकार का आमदनी जो है 45 लाख करोड़ है, 45 लाख करोड़ है। तो इसमें बजट घाटा कितना हो गया, 5 लाख करोड़ का, क्योंकि ये 5 लाख करोड़ जो है सरकार कहीं से कर्ज लेके या किसी प्रकार से उसको पूरा करेगी और अपना बजट को पूरा करेगी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निजी बचत जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं होता है। इसमें निजी उपभोक्ता खर्च, सरकारी खर्च और केवल निर्यात, ये तीनों जीडीपी में शामिल होता है। इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के किस प्रकार को मांग खींच मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुल मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न है अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो यदि आपको क्वेश्चन लिखना हो तो आप जो इसको लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार की बेरोजगारी तकनीकी परिवर्तन और उद्योगों में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी और रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे। वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि बेरोजगारी किस कारण से होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मंदी के कारण जो चक्रवृद्धि बेरोजगारी होती है। अगला प्रश्न है राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कैसे मापी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से विभाजित करके। जितना आपका सकल घरेलू उत्पाद है, टोटल जीडीपी जो है उसको टोटल देश का जो जनसंख्या है उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। अगला प्रश्न है मूल्य वर्धित कर किस पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्त्रों और सेवाओं का अंतिम मूल्य पर या वस्तुओं या सेवाओं के अंतिम मूल्य पर। इसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा जो है केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋणदाताओं पर।
अगला प्रश्न है राष्ट्र की मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का क्या परिणाम हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति में वृद्धि। यदि कोई देश मुद्रा आपूर्ति करता है अर्थात दूसरे देशों से मुद्रा कर्ज के रूप में लेता है तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, महंगाई में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है केन्सियन अर्थशास्त्र के अनुसार आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, सरकारी खर्च बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है खुला बाजार संचालन का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। अगला प्रश्न है बेरोजगारी दर किसके द्वारा मापी जाती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रम शक्ति में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निम्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है मंदी का मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट। अगला प्रश्न है किसी देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्यात को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार किस प्रकार की नीति अपनाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न है वित्तीय नीति के तहत सरकार द्वारा उठाया गया कौन सा कदम अर्थशास्त्र में मांग को बढ़ाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, करों में कमी। जो टैक्स है उसकी दर यदि कम होगी तो ही जो है वित्तीय नीति के तहत सरकार द्वारा उठाया गया कदम ऐसा होगा जिसमें जो है अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है सरकार को राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का से हो जाएगा। जो राष्ट्रीय आय है उसको मापने के लिए उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मांग का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, उपभोक्ताओं की आय, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं, इन सभी पर जो है आधारित होती है मांग का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी केंद्रीय बैंक की नीतियों पर, सरकार की नीतियों पर, वाणिज्यिक बैंकों की नीतियों पर, इन तीनों पर जो है मुद्रा आपूर्ति निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी देश के वित्तीय घाटा की गणना कैसे की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुल व्यय माइनस कुल आय। कुल व्यय में से कुल आय को घटा देंगे तो हमको जो है वित्तीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगी। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को जो है फिलिप्स वक्र दर्शाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मुद्रा नीति केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाती है जब वह आर्थिक मंदी को दूर करने का प्रयास करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य फोकस क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समग्र आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकार की कर और खर्च नीति को जो है राजकोषीय नीति कहते हैं। अगला प्रश्न है चालू खाता क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्यात और आयात का संतुलन जो है चालू खाता दर्शाता है। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र में सकल निवेश का क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुल पूंजी का निवेश। जो कुल पूंजी का निवेश है उसको सकल निवेश कहते हैं। अगला प्रश्न है बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार किस प्रकार की नीति का पालन कर सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विस्तारवादी वित्तीय नीति। अगला प्रश्न है मांग के नियम के अनुसार अन्य सभी स्थितियां समान रहने पर जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग में क्या असर पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मांग घट जाती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार का प्रतिगामी होता है किस प्रकार का कर प्रतिगामी होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
बिक्री कर, जो प्रतिगामी कर होता है वो बिक्री कर होता है। अगर आप अगला प्रश्न है, किस स्थिति को मुद्रास्फीति जन्य मंदी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी को जो है मुद्रास्फीति जन्य मंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सूचकांक जीवन स्तर को मापता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक जो है जीवन स्तर को, मनुष्य के जीवन स्तर को मापता है। अगला प्रश्न है, केन्सियन क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकताओं को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सूचकांक कौन सा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस विधि से की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों प्रकार की विधि से जो है सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जाती है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इसकी गणना इन तीनों विधियों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार किसमें शामिल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा और सोना। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ब्याज दरें नियंत्रित करना, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करना और मुद्रा स्थिरता बनाए रखना। ये तीनों जो है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के किस प्रकार को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मंदी के दौरान बेरोजगारी। आर्थिक मंदी के दौरान जो बेरोजगारी है उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य स्थिरता का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निम्न मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का लक्ष्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरकार। जो आर्थिक विकास का लक्ष्य वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी खर्च में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मंदी को रोकना। आर्थिक मंदी को रोकना ये सरकारी खर्च में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, एक मिनट जरा, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की नीति को विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने वाली नीति को। अगला प्रश्न है, जीनी सूचकांक क्या मापता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है राष्ट्रीय आय का वितरण। तो मित्रों, आज हम लोग जो है 100 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन पार्ट 2 का, इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, वो पार्ट 3 में आएगा। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।